आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में और फिर आपको विस्तार से आगे समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आरजेडी कांग्रेस में सीएम फेस पर फसाद, आपको समझाएंगे। दूसरी खबर होगी तेजस्वी पर पहचान वाले प्रहार के मायने आपको बताएंगे। आरजेडी पर पीके के प्रतिशत वाले निशाने को भी समझाएंगे। साथ ही साथ बिहार में अगलगी के डराने वाले आंकड़े भी दिखाएंगे। और शुरुआत सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद महीने में चुनाव होने वाले हैं, पर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही। आज जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पटना में सवाल जवाब किया गया, उनसे जब पूछा गया कि वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही क्या चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कहकर सवाल को टाल दिया कि अब तक इस पर बात हुई नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू इन दिनों बिहार में बार बार आ रहे हैं। इन्हें बिहार कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी का जिम्मा सौंपा गया है। अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लावरू बिहार कांग्रेस के नेताओं से लगातार मुलाकात और मशवरा कर रहे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहती, पर यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसे बनाना चाहती है। कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर अपना बयान दोहराते हुए कहा कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं हुई है। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। आरजेडी का दावा है कि सभी सहयोगियों के बीच सीएम फेस पर सहमति बन गई है। चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी जी जो परिवर्तनकारी राजनीति के कारक के तौर पर बिहार की जनता के, बिहार के लोगों के विश्वास को जीतने में सफल हुए हैं, उसके साथ सभी दल के नेता एक साथ चुनाव मैदान में जाने पर। और इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जी जान से तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो बिहार में बी टीम बनकर नहीं रहना चाहते, पर कांग्रेस की इस तैयारी में महागठबंधन के सहयोगी दलों का कोऑर्डिनेशन डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पटना से संवाददाता रवेश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। आरजेडी कांग्रेस में सीएम फेस पर फसाद को समझने के लिए सबसे पहले बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। देखिए, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का शुरू से ही गठबंधन रहा है। बिहार में आरजेडी की ताकत कांग्रेस से ज्यादा रही है। करीब 2 दशक से आरजेडी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहा है। मतलब आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन तो है, लेकिन उसमें भी बड़ा भाई का जो रोल है वो आरजेडी के पास ही रहा है। लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी के निर्विरोध नेता चुने जा चुके हैं और आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा थे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव कैंपेन था, चुनाव लड़ा गया था। और अब जब बिहार में 2025 में चुनाव है, तो 2025 में भी कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन को तैयार है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सीएम फेस पर अभी कोई बात हुई नहीं है। और देखिए, कांग्रेस की ओर से 2025 में महागठबंधन के चेहरे पर संशय तब पैदा हो गया जब पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने खुलकर यह बयान दे दिया। सबसे पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि चेहरे पर अभी तो बात ही नहीं हुई है। और इसके बाद जो कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा हैं, उन्होंने भी कहा कि सीएम फेस कौन होगा, अभी इस पर कोई बात गठबंधन में नहीं हुई। चूंकि कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्हें ही पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इस बार का जो चुनाव है उसकी पूरी कैंपेनिंग कृष्णा अल्लावरू ही कर रहे हैं।
इसलिए उनके बयान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और देखिए, कृष्णा अल्लावरू ने चेहरे पर अभी बात नहीं हुई है, यह बयान 25 मार्च को दिल्ली में दिया था। कांग्रेस आलाकमान के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक के तुरंत बाद और उसके बाद यानी कि आज 3 अप्रैल को पटना में जब चेहरे पर उनसे सवाल पूछा तो वही उत्तर उन्होंने एक बार फिर से दोहरा दिया कि अभी तक बात नहीं हुई है। देखिए, 25 मार्च को कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि चुनाव में चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है, और जब 3 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं बनी है, यानी कि कांग्रेस का कहना है कि सीएम फेस पर बात अभी हुई ही नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी है। आरजेडी के नेता ये खुलकर कह रहे हैं कि चेहरा तो तय हो चुका है, तेजस्वी यादव का ही चेहरा होगा, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि लालू प्रसाद कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव की सरकार बनने से रोक नहीं सकता है। आपको याद होगा जब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे तो उन्होंने ये बयान दिया था। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी की राह में रोड़ा बनेगी और क्या लालू प्रसाद को चैलेंज कर रही है कांग्रेस? क्योंकि इससे पहले तक हमेशा से देखा गया है कि लालू प्रसाद और साथ साथ आरजेडी जो है बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन इस बार कांग्रेस के तेवर थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। ना तो वो बी टीम अपने आप को मान रही है, ना ही सीएम फेस पर बात कह रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि उनकी पहचान बस इतनी सी है कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं। अब इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता? क्या तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है? उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद के बेटे की है। ये हम नहीं कह रहे, किसने कहा है वो आप खुद सुनिए। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, ये कहावत वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें बिना किसी मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि वे एक संपन्न परिवार में जन्मे। इसी कहावत का इस्तेमाल दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के लिए किया है। फिर क्या था, इधर दिलीप ने बयान दिया और उधर बयान से बवाल मच गया। दिलीप जायसवाल जी को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा मतों पे जिसका अधिकार है वो उसके बारे में पुश्तैनी बातें करते हैं। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा बयान वही लोग देते हैं जिन्हें तेजस्वी यादव से जलन है। देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं, ये गर्व का विषय है। और लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए जो हक और अधिकार दिया है, जो उनको मान सम्मान दिया है, उसके कारण गरीब उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के अरविंद निषाद दिलीप जायसवाल के बयान से सहमति जता रहे हैं। तेजस्वी यादव की अपनी कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विहीन पुत्र के रूप में तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति में है। ये कोई पहली बार नहीं है जब एनडीए के नेताओं ने लालू फैमिली पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। अब जबकि इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आगे भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल के पहचान वाले प्रहार को समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि लालू प्रसाद के परिवार से कितने सदस्य हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, राजनीति में लालू परिवार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में चूंकि विधानसभा का इस बार चुनाव है, तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद के परिवार से कौन कौन सक्रिय सदस्य हैं। सबसे पहले तो लालू प्रसाद आरजेडी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वो हैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं। उसके बाद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव जो काफी सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती भी सक्रिय राजनीति में है, आरजेडी से सांसद हैं।
तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी सक्रिय राजनीति में हैं। फिलहाल वो विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, विधायक चुने गए हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव, जिन्हें लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी ही कहा जाता है कि आगे रणनीति जो भी होगी वो सब कुछ अब तेजस्वी यादव ही देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी है बिहार विधानसभा में, और ये पूरा लालू फैमिली है जो सक्रिय राजनीति में उतरा हुआ है। अब तेजस्वी यादव पर पहचान वाले प्रहार के मायने अब आप समझिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार तेज है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर एक बड़ा हमला बोल दिया। दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि अगर लालू प्रसाद नहीं होते तो तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है, बल्कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं, इसलिए उनकी पहचान भी है। तो तेजस्वी यादव की पहचान बस लालू प्रसाद के बेटे के रूप में है, दिलीप जायसवाल ने कहा। दिलीप जायसवाल के बयान पर वार पलटवार तेज हो गया। अब बयान आया है तो जवाब तो दिया जाएगा। तो आरजेडी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से ही डर गया है एनडीए और इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव से जलन हो रही है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात करती है, लेकिन वो हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में बदलाव चाहता है। पूरे देश में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवाकर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को महज 38% लोगों की बात करने वाली पार्टी करार दिया है। आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जनसुराज 7% बिहारियों की बात कर रहा है। उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपकी समझ से आरजेडी का समर्थक है। आरजेडी पर प्रशांत किशोर के 38% वाले निशाने ने बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा दिया है। इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए। लालू जी के राज में 18 सामान्य वर्ग के लोग मंत्री हुआ करते थे और लालू जी ने समाज की सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का काम किया। आरजेडी पर पीके के हमले ने बीजेपी और जेडीयू को आरजेडी के साथ ही प्रशांत किशोर पर भी तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, राजद के मालिक लोग सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं और जो जनसुराज वाले कथित रणनीतिकार जी हैं वो सिर्फ बकवास बात करते हैं। तो एक को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है और एक बकवास कर करके राजनीति का माहौल खराब कर रहा है। आपको बता दें, आरजेडी को एमवाई समीकरण यानी यादव और मुस्लिम समीकरण की पार्टी माना जाता रहा है। बिहार में यादव और मुसलमानों की आबादी करीब 32% के करीब है। प्रशांत किशोर इसी बात का जिक्र करते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ इतने प्रतिशत मतदाताओं की बात करने वाली पार्टी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप आरजेडी पर पीके के प्रतिशत वाले निशाने को समझिए। दरअसल आरजेडी को एमवाई समीकरण की पार्टी माना जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि जो कोर वोट बैंक है आरजेडी का वो एमवाई समीकरण है। एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। अब आप ये जानिए कि बिहार में यादव और मुस्लिम आबादी कितनी है, तो हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। बता दें कि बिहार में जो मुस्लिम आबादी है वो 17.7% है, जबकि यादवों की जो आबादी है वो 14.3% है। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो 32% टोटल आबादी इन दोनों समुदाय की, इन दोनों की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी को बस इन्हीं 38% की चिंता है, यानी कि मुस्लिम और यादव के अलावे कुछ और लोग जो आरजेडी को वोट देते हैं बस उनकी ही चिंता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी को बस 38% की चिंता है, लेकिन उनकी पार्टी जनसुराज जो है वो 100% लोगों की चिंता करती है। मतलब पूरे बिहार वासियों की वो चिंता करती है, हर जात पात की चिंता करती है। अब आप ये जानिए कि आरजेडी को कब कब कितने वोट मिले हैं। आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव से शुरुआत करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 15.36% वोट मिले थे। 2024 में आरजेडी को 22.14% वोट मिला था।
इसके बाद विधानसभा चुनाव ले लीजिए। 2015 के आंकड़ों को अगर हम देख लें तो बिहार विधानसभा के 2015 के आंकड़े ये बताते हैं कि 18.32% वोट आरजेडी को मिले थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में 23.11% वोट मिले हैं आरजेडी को। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कितना वोटिंग परसेंटेज आरजेडी का रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने थाईलैंड की पीएम पाइगोनतार्ग शिनवात्रा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने सबसे पहले 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी बातचीत की। बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है। और आइए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे के मायने को समझते हैं। दरअसल भारत और थाईलैंड के जो संबंध हैं वो 2000 साल पुराने हैं। भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची है। आज भी थाईलैंड में रामायण को रामकीन के रूप में जाना जाता है। जो रामायण हम यहाँ पढ़ते हैं ये रामायण वहां भी है जिसे रामकीन के रूप में जाना जाता है। थाईलैंड और भारत के बीच व्यापारिक संबंध काफी पुराना और काफी मजबूत बताया जाता है। 2022 में दोनों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। आसियान देशों में थाईलैंड भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच व्यापार की अगर हम बात कर लें, आंकड़ों के जरिए अगर आपको समझाएं तो 1.37 लाख करोड़ का भारत से एक्सपोर्ट हुआ। 51,000 करोड़ रुपए का ये जो है एक्सपोर्ट हुआ है और दोनों के बीच में जो व्यापार संबंध है वो काफी पुराना और काफी मजबूत बताया जाता है। अगर हम इंपोर्ट की बात कर लें तो भारत में 85,000 करोड़ इंपोर्ट हुए हैं, 1.37 लाख करोड़ का। और दरअसल भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी थाईलैंड अहम है। चीन ने साउथ ईस्ट एशिया इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और चीन की नीतियों के जवाब में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। प्रधानमंत्री के दौरे से रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे, ये उम्मीद भी जताई जा रही है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड दौरे में भाषण जो उन्होंने दिए हैं उसकी अगर आपको हम बड़ी बातें बताएं, मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का खास योगदान है। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे जाएंगे, तो ये मुख्य बातें उनकी तरफ से की गई हैं। और आज जब थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संबोधन किया तो खास बात उनकी तरफ से ये कही गई जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का खास योगदान रहा है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। गर्मी बढ़ते ही बिहार में अगलगी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। मुजफ्फरपुर में एक महीने में 200 से ज्यादा अगलगी घटनाएं घट चुकी हैं। खासकर गेहूं की फसल में आग लगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर जिला अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन ये सिर्फ एक मुजफ्फरपुर की बात नहीं है। अभी तो अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है, गर्मी ने तपाना शुरू ही किया कि बिहार में अगलगी के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। बुधवार को वैशाली के पटेढ़ा जयराम गांव के मुसहरी टोली में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 15 घर जलकर खाक हो गए और लाखों का सामान स्वाहा हो गया। बुधवार को ही बेगूसराय रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हेरपुर के पास बाड़ी की दुकान में भयंकर आग लग गई। कुछ ही देर में दुकान में रखा सामान धू धू कर जल गया। ये तो चंद घटनाएं हैं जिनकी तस्वीर बुधवार को हमारे पास आई। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि मुजफ्फरपुर में एक महीने में 200 से ज्यादा अगलगी की घटनाएं हो चुकी हैं। खासकर गेहूं की फसल में आग लगने के मामले बढ़ गए और ये हाल सिर्फ एक मुजफ्फरपुर का नहीं है, बल्कि बिहार के कई जिलों में ऐसी ही स्थिति है।
फसल पक चुका है, किसान गेहूं की कटनी भी शुरू कर चुके हैं और कई जगह पर थ्रेसिंग का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में है और किसानों को भी। और आइए बिहार में अगलगी की घटनाओं को समझते हैं। गर्मी में अगलगी की घटनाएं 40 से 50% तक बिहार में बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है 40 से 50% तक बढ़ जाती है। ये आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि हर साल 1000 से अधिक घटनाएं घटित होती हैं। किस साल कितने लोगों की मौत हुई, अगर इसकी बात करें 2020 में 28 लोगों की मौत हो गई, 2021 में 54 लोगों की मौत हुई है, 2022 की बात कर लीजिए 83 लोगों की मौत अगलगी में हुई है। इसके साथ ही बिहार में अगलगी की घटनाओं के पीछे की प्रमुख वजह क्या है, तो इसे हम समझें, जलावन पर खाना बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है, उसकी वजह से आग भड़क जाती है। खाना बनाकर चूल्हे में आग छोड़ दी जाती है जिस वजह से आग पकड़ ली जाती है। शॉर्ट सर्किट भी एक बड़ा कारण रहा है और फसल की कटाई में खेतों में आग लगाना भी एक बड़ा कारण माना जाता है। और देखिए बिहार में अगलगी के 16 जिले हैं जो हॉटस्पॉट हैं, 169 हॉटस्पॉट हैं, 19 हॉटस्पॉट तो खुद पटना में ही बताए जाते हैं, मतलब पटना की ऐसी जगह है। देखिए बिहार में अगलगी के बचाव के उपाय की अगर हम बात करें तो बचाव के उपाय, फायर ब्रिगेड को आप फोन कर सकते हैं, अग्निशमन उपकरण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सुरक्षित स्थान पर अपने आप को ले जाकर खुद को बचा सकते हैं। खाना सुबह 9 बजे से लेकर से पहले और शाम को 6 बजे के बाद बनाया कीजिए। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग आप पूरी तरह से बुझा दीजिए क्योंकि अगर उसमें आग रह जाती है तो आग पकड़ने की आशंका जाहिर की जा सकती है। अगर गैस पर खाना बनाने वाले हैं तो रेगुलेटर ठीक से बंद कर लीजिए। पाइप में लीकेज की जांच समय समय पर जरूर करा लें क्योंकि कई बार लीकेज होने की वजह से भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। बीड़ी और सिगरेट पीकर इधर उधर ना फेंकें। तो ये कुछ एहतियात हैं जो आपको बरतने हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।